लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए देखते सुनते हैं आज के कुछ अहम बयान जिनका पड़ता है देश दुनिया की घटनाओं पर असर। पटना में कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब गुंडा राज खत्म होने की उम्मीद है और आम जनता बिना डर के जीवन यापन में सक्षम होगी। कांग्रेस सांसद ने सम्राट चौधरी को बधाई दी और आशा जताई कि उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था बेहतर होगी और सुरक्षा का माहौल कायम रहेगा। साले पहली बार मंत्रालय में एक बार छोड़ करके बीजेपी को देखो। अरे भाई, गुंडा राज का समाप्ति हो। अब सम्राट जी को मिला है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि गुंडा राज का समापन होगा। आम जनजीवन बिना कोई डर भय का चलेगा। और क्या, बीजेपी के दबाव में है जेडीयू सर। बीजेपी के दबाव में है जेडीयू। तो बीजेपी के तो दबाव में रहना ही नहीं पड़ेगा। बीजेपी बड़ी पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनका है, तो बीजेपी के दबाव में नहीं रहेगा। बीजेपी नहीं रहता तो कहाँ। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने मौलाना अरशद मतनी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर एक धर्म और उसके पढ़े लिखे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि समाज में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, जिससे कुछ लोगों को न्याय के अभाव का एहसास हो रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के साथ नाराजगी व्यक्त की, आप उनकी बात से सहमत हैं? आपको लगता है कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं? नहीं, देखिए, एक चीज है, यही तो सरकार आई है, इसने बहुत ही प्लान तरीके से, बहुत ही नियोजित तरीके से एक धर्म के खिलाफ और धर्म से जुड़े हुए पढ़े लिखे लोग हों, इंटेलेक्चुअल हों, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने समाज में जो सांप्रदायिकता फैलाई है उसमें भी कभी कभी कुछ हमारे ऐसे धर्म के लोग, उससे जुड़े हुए लोग, इनको ये लगता है कि अन्यथा उनके साथ अन्याय हो रहा है, और उसमें बाद में कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, ना कोई सांसद है भारतीय जनता पार्टी में जो मुस्लिम है, ना कोई उनके बड़े पोस्ट में है, और हैं भी तो इनके मुस्लिम मंच इन्होंने कोई बना रखा है। पहली चीज तो आपको आदमी की काबिलियत देखनी चाहिए। जैसे इन्होंने आज प्रोफेसर वही बनाए हैं जो संघ से जुड़े हों, और उसमें कुछ माइनॉरिटी भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थानों से जुड़े हों, तो वो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। तो इसमें ये कहना कि बहुत सा ऐसा काबिल लोग जो इस्लाम धर्म को में विश्वास करते हैं, या जिनके ऐसे नाम है कि लगता है वो मुस्लिम है, वो हताश कभी कभी फील करते हैं, ये बात तो है, ये बात फील भी हो रही है। जैसे एक जमाने में शेड्यूल कास्ट या दलित वर्ग के लोगों के साथ सीधे सीधे गलत बर्ताव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो एक फीलिंग एक समाज में आने लगी। इस बात, यहां तक तो जहां तक मदनी जी की बात है वो ठीक है, और इसको हमें नहीं, बहुत से लोग शेयर कर रहे हैं। अब उसको किसी कोई अल्फला से जोड़ देना, किसी से जोड़ देना, वो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ठीक बात है, क्योंकि ये एक अलग सर्कमस्टांसिस में कोई ये बात सामने निकल कर आई है। मैं तो उधर बिहार सरकार के मंत्री मोहम्मद जमा खान ने अरशद मतनी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार में जिन नेताओं के साथ वे काम करते हैं, उन्होंने कभी किसी समुदाय के साथ भेदभाव या सौतेला व्यवहार नहीं किया। जमा खान ने यह भी कहा कि बिहार में सभी वर्गों को सम्मान और विकास के अवसर मिलते हैं और वे सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। आप उनके बयान को समर्थन देते हैं? देखिए, मैं जानता हूं इस बात को जरूर कि जो बिहार की बात है, जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, जिस नेता के नेतृत्व में काम करते हैं, उस नेता ने किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया है। सबको लेकर चलने की बात करते हैं, सबके खड़े रहते हैं। मेरे बिहार में मैं इतना जरूर कहूंगा, 2005 के बाद कोई ये नहीं कर सकता है कि जाति धर्म की बात करते हैं। सबको लेकर चलने की बात करते हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बिहार में जो नेतृत्व मिला है, हम लोग सबको लेकर चलेंगे। आपको ये लगता है कि भारत का मुसलमान को कम आका जा रहा है भारत के अंदर? ऐसी कोई बातें नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं है। कुछ चीजें ऐसी जो अफवाहें ज्यादा होती हैं। जहां तक आपका सवाल है, कल क्या था नहीं मालूम है, जबकि ये हम समय सरकार में है, निश्चित तौर पर हमारे समाज को हर जगह मान सम्मान मिलता है, और निश्चित तौर पर उनका विकास भी होता है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मतनी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में हर भारतीय का सम्मान होना बेहद जरूरी है। सुप्रिया ने कहा कि ये देश किसी की मनमर्जी से नहीं चलता, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के मुताबिक चलता है। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। का जो जिस तरीके से सरकार उसको कर रही है, उनके पीछे का उद्देश्य ये है कि कोई भी मुसलमान सर उठा के न चल सके।
मेरे ख्याल से ये अभी पक्का नहीं है कि क्या आ रहा है, लेकिन ये देश, ये भारत सरकार जो भी यहाँ रह रहा है, हर भारतीय का मान सम्मान होना ही चाहिए। और ये देश किसी की मन मर्जी से नहीं चलेगा। ये देश सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। तो कोई भी भारतीय हो, उसका मान सम्मान होना ही चाहिए, कोई भी हो। सपा नेता रविदास महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास वोट हैं तो मेरे पास फंड है, शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने पलटवार किया। आदित्य ने कहा कि महाराष्ट्र में दादागिरी नहीं चलेगी और इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। आदित्य ठाकरे ने प्रश्न उठाया कि क्या इस तरह के बयानों के बाद न्याय सुनिश्चित हो सकेगा। वोट है, मेरे पास फंड है, अगर आप फंड नहीं दोगे तो हम, अगर आप वोट नहीं देते तो हम फंड नहीं दे पाएंगे। देखिए, ये सारी बातें जो दादागिरी की होती है वो महाराष्ट्र में चलती नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि फंड दूंगा नहीं दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय देवता है कि नहीं और न्याय करेंगे कि नहीं, अभी यही सवाल है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 25 नवंबर को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण समारोह को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी रामलला के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। यह समारोह मंदिर निर्माण के सफल समापन के बाद आयोजित किया जा रहा है। प्रभु रामलला के मंदिर के निर्माण के उपरांत ध्वजा को फहराने के लिए, ध्वजा को स्थापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। हम सब कार्यकर्ता आह्लादित हैं और सनातन संस्कृति का चरमोत्कर्ष दुनिया अपनी आंखों से देखने वाली है। पंजाब में संविधान के 131वें संशोधन विधेयक को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है। पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार को पंजाब के लोगों के विरोध का एहसास हो गया, जिसके बाद उसने ये फैसला वापस लिया। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दी कि अगर वो पंजाब विरोधी कोई भी निर्णय लेगी तो यहाँ के लोग एकजुट होकर विरोध करेंगे। ये विधेयक चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत यूनियन टेरिटरी बनाने का प्रस्ताव था, जिससे चंडीगढ़ पर सीधे राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था हो जाती। देखिए, केंद्र सरकार को समझ आ गई कि पंजाब के लोग इस फैसले के खिलाफ हैं, पंजाबियत इसके खिलाफ है, तो उन्होंने ये फैसला आपके माध्यम से पता चला है कि वापस लिया है। भारतीय जनता पार्टी को सीख लेना चाहिए कि पंजाब विरोधी जो भी फैसला लेगी भारतीय जनता पार्टी, पंजाब के लोग एकजुट होकर, एकमुठ होकर, इकट्ठे होकर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी को जान लेना चाहिए कि आजादी की मूवमेंट में सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाब ने दी। जब देश के लोग भूखे मर रहे थे तो सबका पेट भरने की जिम्मेदारी पंजाब ने निभाई। अब हर एक बात में भारतीय जनता पार्टी पंजाब को निशाना बना रही है, तो मैं समझता हूं पंजाब के लोग समय आने पर उसको उचित जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश के मंत्री ए.के. शर्मा ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के ताजा बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि किसी भी जिम्मेदार आदमी को प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हर चुनाव के बाद सिर्फ राजनीति करती है कि अगला चुनाव किस षड्यंत्र से जीता जाए। ये कहा, क्या तब तक प्रधानमंत्री जी जीवित रहेंगे? पहली बात तो ये है कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति को अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बयान देना शोभास्पद नहीं है। हम चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और 2047 तक ही नहीं उसके बाद भी देश के सेवा इसी प्रकार से करते रहें। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वस्थ और दीर्घायु रखें। जहाँ तक माननीय अखिलेश यादव जी के बयान की, उनकी सोच की, उनके दृष्टिकोण की बात है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उन्हें सद्बुद्धि दे किसी के बारे में ऐसा बोलने की। और साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी सिर्फ हर चुनाव की बात देखती है, आगे अगला चुनाव किस गणित से, किस गिमिक से, किस षड्यंत्र से, किस फरेब से हम जीते, मात्र उतना ही सोचती है। दूरदृष्टि जो स्टेट्समैन होता है, दूरदृष्टि जो नेता होता है, जो जननायक होता है, वो अपने देश को 25 साल 50 साल आगे ले जाने के बारे में सोचता है। ये स्टेट्समैनशिप है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का सपना देखा है, विकसित भारत का सपना देखा है, वो उनकी नज़र में भी उनके रहते हुए साकार होगा। हम सबके
नज़रों में साकार होगा और देश की जनता की नज़रों में साकार होगा। ये लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं कि हमेशा ये हर चीज़ में अपना लाभ, अपनी जाति का लाभ, अपने परिवार का लाभ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि टैरिफ की वजह से वे दूसरे देशों से अतिरिक्त टैरिफ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने 8 में से 5 युद्धों को टैरिफ की धमकी से ही रोक दिया। ट्रंप ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तुलना में महंगाई को कम होना बताया और कहा कि अमेरिकी शेयर मार्केट 9 महीनों में 48 बार ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। उनका कहना है कि अमेरिका अब तक का सबसे अमीर, मजबूत और सम्मानित देश बन चुका है और इसके पीछे टैरिफ की स्ट्रेटेजी काफी महत्वपूर्ण है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनेश्वर मिश्र पार्क में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने गीता को धर्म की वास्तविक प्रेरणा बताया और कहा कि जियो और जीने दो का संदेश दिया है। सनातन धर्मावलंबी के सामने आती हुई और एक नई प्रेरणा देती हुई दिखाई देती है। और जैसा यहां पे पूज्य स्वामी परमात्मानंद गिरि जी महाराज ने कहा था कि धर्म से ही शुरू होता है, अंत में भी उसी मर्म के साथ वह अपना विराम भी लेती है। यानी शुरुआत और अंत को भी जोड़ें तो अपने आप में धर्म मानती है। श्रीमद् भगवत गीता धर्म की वास्तविक प्रेरणा है और भारत के मनीषा ने धर्म को कर्तव्य के साथ जोड़ करके देखा है। वाराणसी से सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 11 सालों में विकास, विरासत और गरीब कल्याण योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है और इसीलिए देश भर में चुनावों में बीजेपी और एनडीए लगातार जीत रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं मतलब कांग्रेस से ये चीजें निकल के आ रही कि वो 403 सीट पर अकेले तैयारी करेंगे। देश भर में जहां भी चुनाव हो रहा लगातार बार बार आज मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए जीत हासिल कर रही है। आज हरियाणा हो, दिल्ली हो और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार में भी कोई मुद्दा राहुल गांधी के पास है ही नहीं, क्योंकि 11 साल के अंदर मोदी जी ने विकास, विरासत और गरीब कल्याण योजना अंतिम व्यक्ति तक जो पहुंचाया जा रहा बैंक के माध्यम से, कोई दलाली व्यवस्था नहीं। आपके शासन में किस तरह भ्रष्टाचार था, राजीव गांधी खुद बताया। दिल्ली से गरीब के लिए हम 100 रुपए अगर भेजा जाए तो 85 रुपए दलाली खाता था, 15 रुपए गरीब को पहुंचता था। इतना अंतर है। इसलिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं। बार बार जब बीजेपी जीत रही तो कभी ईवीएम के ऊपर टिप्पणी करते, कभी वोट चोर का मुद्दा निकालते और इस तरह राहुल गांधी को लोग हल्के में ले रहे हैं। आज विपक्ष का नेता के नाते आज किस मुद्दे को लेकर लोगों को जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर लोगों को बंटवारा करना चाहते और आपके जो गॉडफादर है, मेंटर है, फिलोसोफर है, आज कांग्रेस के वजह से। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.